इस्तेमाल देखा था, फिर नेस्टेड लूप्स देखे थे और फाइनली हमने फाइल हैंडलिंग की डिस्कशन स्टार्ट की थी। इनपुट कैसे लेनी है, फाइल में से आउटपुट कैसे करनी है, उसकी चंद एक एग्जाम्पल्स देखी थी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक और कंटिन्यू से मुतालिक इनके बारे में मैंने उस वक्त भी बताया था कि इनको हद तक इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, प्रॉब्लम डिमांड कर रहा है, वहीं पे यूज़ करें। खाम खाना ब्रेक और कंटिन्यू को यूज़ करें। और ये भी मैंने जिक्र किया था लास्ट टाइम के कोई भी प्रोग्राम जो आप ब्रेक और कंटिन्यू के साथ लिखते हैं वो ब्रेक और कंटिन्यू के बगैर भी लिखा जा सकता है। इनकी कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि जिसके लिए आप कहेंगे जी यही इसी के थ्रू इंप्लीमेंट होगी, इसके बगैर नहीं इंप्लीमेंट हो सकती। तो ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। सो लैंग्वेज के पार्ट के होने के तौर पे आपको इनका पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल भी एक्सेसिव नहीं करना। आई वुड से कि बिल्कुल भी इस्तेमाल इसे ना करें। सिर्फ आइडिया कर लें कि ये काम कैसे करते हैं, लेकिन उसके बाद इसको इस्तेमाल ना करें। अगेन रीजन बीइंग के इनके इस्तेमाल से कोड आपका अनरीडेबल हो जाता है। लैब 6 के अंदर भी कुछ ऐसे कोड सेगमेंट सामने आए हैं कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल किया हुआ ब्रेक कंटिन्यू को। तो कोशिश करें कि इसका यूज़ लैब में और असाइनमेंट्स में अवॉइड करें। और जहाँ पे हमें लगेगा कि आपने इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया है या ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे शायद इसका यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे फिर उसकी थोड़ी सी मार्क्स की रिडक्शन भी होगी इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए। नेस्टेड लूप्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। लैब के अंदर भी इसकी एग्जांपल्स थी, लैब 6 के अंदर, और डिफरेंट पैटर्न्स हम प्रिंट करते हैं लैब के अंदर भी इस तरह के टास्क थे। तो उम्मीद है इसकी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने अब तक कर ली होगी। फाइल हैंडलिंग का टॉपिक हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, तो वी डिस्कस के फाइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है और दो तरह से फाइल इस्तेमाल होती हैं। डेटा राइट करने के लिए यूज़ होती हैं और डेटा रीड करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। तो फाइल से आप इनपुट भी ले सकते हैं और फाइल में आप आउटपुट भी लिखवा सकते हैं। तो फाइलिंग के टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे और फिर चंद एक और बातें भी करेंगे। तो लेट्स सपोज कि मैंने ये कुछ कोड सेगमेंट लिखा है। इसके पहले मैं आपको इनपुट फाइल दिखा देता हूँ कि किस फाइल को हम यहाँ पे input1.txt ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट डायरेक्टरी में जहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, तो लेट मी ओपन दैट। ये input1.txt फाइल है। अब फाइलिंग में कितनी तरह के सिनेरियोज आपके पास आ सकते हैं, उनको हम एक एक करके आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कि लेट्स सपोज कि आपको ये फाइल दी जाती है, आपको कहा जाता है कि फाइल है input1.txt के नाम से, इसके अंदर 6 इंटीजर्स आपको मिलेंगे। वो 6 इंटीजर्स ये पड़े हुए हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब आपको कहा जाता है कि आपने इस फाइल को पढ़ना है, इस फाइल में जितने भी नंबर्स हैं इनको पढ़ना है और इनका सम और एवरेज लेट्स सपोज स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेट करके आपने डिस्प्ले करवानी है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए कोड सेगमेंट लिखा है। सबसे पहले इस स्ट्रीम का वेरिएबल जो कि इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो इस स्ट्रीम का वेरिएबल बनेगा। इस स्ट्रीम का वेरिएबल एफिन के नाम से बना लें या कोई और नाम जो भी आप यूज़ करना चाहें। उसके सिर्फ फाइल ओपन करें fin.open, और ओपन करते साथ ही हमने कहा था हम चेक लगाया करेंगे कि अगर फाइल ओपन नहीं हुई, अगर एफिन का स्टेटस फॉल्स है इवन आफ्टर ओपनिंग द फाइल, तो आई वुड सिंपली डिस्प्ले एन एरर मैसेज ऑन स्क्रीन। तो एरर मैसेज के चीज़ों को बता देंगे कि हाँ जी फाइल नहीं ओपन हुई, तो हम मजीद आगे काम नहीं कर सके। उसके बाद एल्स में हम आएंगे। अगर एल्स में आते हैं इसका मतलब फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है, तो यहाँ पे चलते मैंने वेरिएबल बना लिए हैं। नम वेरिएबल इनपुट लेने के लिए बनाया है, सम अगेन सम कैलकुलेट करने के लिए बनाया है, और एवरेज एवरेज का वेरिएबल एवरेज नामी वेरिएबल उसकी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डबल टाइप करना है। अब चूंकि मुझे बताया गया था कि फाइल के अंदर 6 नंबर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल लूप लगा लिया, फॉर लूप i0 से i<6। हर आइटरेशन में एक नंबर पढ़ता हूँ, अदर नंबर फाइल से रीड किया जाता है, उसको सम में ऐड करते हैं। सो सम में ये लूप 6 दफ़ा चलेगा और सम के अंदर 6 नंबर्स का सम जो फाइल के अंदर पड़े हुए हैं वो आ जाएगा। उसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, डेटा में सारा रीड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे उनकी एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगेन मैं पूरी एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ सम को 6 से डिवाइड करूँगा तो इंटीजर गेन की वजह से वो सिर्फ इंटीजर आंसर देगा। मैं चूँकि पूरा आंसर चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सम को स्टैटिक कास्ट के थ्रू, टाइप कास्टिंग के थ्रू डबल में कास्ट कर लिया। तो दिस विल बी अ डबल जब इंटीजर से डिवाइड होगा तो इंटीजर को भी वो डबल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। अगेन अगर आपको याद हो, थोड़ा लेक्चर पहले हमने बात की थी, दिस इज टाइप कन्वर्जन, और ये जो प्रोग्रामर कर रहा है तो दिस इज कॉल टाइप कास्टिंग। और 6 को वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इनटू टाइप टेबल थ्रू टाइप कन्वर्जन। तो बस इससे रिजल्ट पूरा आ जाएगा, एवरेज पूरी कैलकुलेट होगी, और वो मैं लेटर ऑन डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये नंबर हैं मेरे पास जिनकी वो एवरेज सम और एवरेज वो स्क्रीन के ऊपर ये प्रोग्राम डिस्प्ले करवाएगा। दैट इज एग्जीक्यूट दिस। और ये इसका आउटपुट है कि आपने उसमें बता दिया कि सम ऑफ द नंबर इज 211। अगर आप देखें तमाम नंबर्स का सम 211 बनेगा, और साथ में इसकी एवरेज 211 को 6 से डिवाइड करके जो कि इसकी एवरेज बनती है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस इज सिंपल प्रोग्राम विच रीड्स दिस इनपुट फाइल, जिसके अंदर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले से मालूम थे, इसके अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद होंगी, तो उसकी बेसिस पे मैंने यहाँ पे लूप लगा लिया। अगर आप मुझे कहते हैं कि नहीं जी मेरी फाइल के अंदर तो ज़्यादा नंबर है, लेट्स सपोज आप कहते हैं मेरी फाइल के अंदर 20 नंबर है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ये चेंज करनी 20, और फिर फाइनली एवरेज कैलकुलेट करते वक्त आप यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। और इसका भी एक बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसको जो नंबर ऑफ इटरेशन है लूप की, या यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हैं 20 को, इसको एक नेम्ड कॉन्स्टेंट के तौर पर ऊपर डिफाइन कर लें और उसको यूज़ कर लें। उसका इस्तेमाल कैसे होगा कि मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट इंट n बना लेता हूँ 6 से, और यहाँ पे मैं फिर उसी n को यूज़ कर दूँगा, और यहाँ पे भी उसी n को यूज़ कर दूँगा। तो दो जगह पे यूज़ हो रहा है, दो जगह पे मुझे बार बार चेंज करनी पड़ेगी अगर नंबर ऑफ इनपुट चेंज होती हैं। तो मैंने इसको नेम कॉन्स्टेंट बना लिया है, उसको एक दफ़ा ऊपर डिक्लेयर कर लिया, डिफाइन कर लिया, और उसको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लिया है लूप के हेडर में, और यहाँ पे भी डिवीजन के वक्त इस्तेमाल कर लिया। तो अगर मेरे पास 6 नंबर है तो मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूँगा, 5 नंबर है तो 5 पुट कर दूँगा, अगर 20 नंबर हैं तो यहाँ पे 20 पुट कर दूँगा। यहाँ पे वो 20 इस्तेमाल कर लेगा, यहाँ पे भी
यहाँ पे भी 20 यूज़ कर ले। तो करंट इनपुट फाइल में चूँकि 6 नंबर है तो ये दोबारा से चला के देख लेते हैं। अगेन वही करेक्ट आउटपुट आ रही है, सम आ रहा है और उनकी अभी जाती है। ये तो है पहला सिनेरियो कि आपको एक फाइल दी जाती है और आपको कहा जाता है कि उसमें गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं और उसके मुताबिक आपने इनपुट लेनी है। इनपुट किस तरह लेंगे उसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह का होगा। एक सिंपल काउंटर कंट्रोल लूप लगेगा जो कि इतने नंबर ऑफ टाइम चल रहा होगा, जितनी फाइल के अंदर वैल्यूज हैं उनको पढ़ रहा होगा, 1 बाय 1 सम कैलकुलेट कर रहा होगा, बाद में एवरेज। अब आप सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए लेट्स सपोज के फाइल में से स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करें, उसके लिए भी सिमिलर लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट सिनेरियो इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर नोन, फिक्स्ड थे। अच्छा, अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं। लेट्स सपोज के आपको कहा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइल के अंदर ही मिलेंगे। तो अब फाइल का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया कि फाइल के शुरू में आपको बता दिया जाएगा, पहला नंबर फाइल का बेसिकली आपको बता रहा होगा कि फाइल के अंदर कितने नंबर्स हैं। तो पहला नंबर अगर 8 है तो इसका मतलब फाइल के अंदर इसके बाद 8 नंबर्स मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर 8 इंटीजर्स गिवन इन द फाइल। सिमिलरली अगर किसी फाइल में 5 नंबर होंगे, लेट्स सपोज ये, तो फाइल के शुरू में जो पहला इंटीजर पड़ा होगा वो 5 आपको बता रहा होगा काउंट ऑफ द नंबर्स। तो अब ये फाइल और इसके लिए जो हम कोड लिखेंगे वो ज़्यादा जेनेरिक हो जाएगा इन दैट सेंस कि हमें फिक्स नहीं करना पड़ेगा अपने कोड सेगमेंट के अंदर कि ये हमारा कोड सेगमेंट सिर्फ 5 नंबर पड़ेगा या 10 नंबर पड़ेगा, बल्कि फाइल के अंदर से काउंट पड़ेगा और उसके मुताबिक उतना ही लूप लगा के उतने नंबर पढ़ लेगा। तो अगर पहला इंटीजर 5 है तो इसका मतलब फाइल के अंदर बाकी के 5 इंटीजर मौजूद हैं। टोटल जाहिर है 6 इंटीजर हैं, लेकिन पहला इंटीजर एक्चुअली सिर्फ काउंट ऑफ इंटीजर आपको बता रहा है। सिमिलरली अगर ये 7 है लेट्स सपोज, तो उसके बाद 7 इंटीजर्स होंगे। मैं अपने 2 नंबर्स का इजाफा कर देता हूँ। लेट्स सपोज एक नंबर है 71 और दूसरा नंबर है लेट्स सपोज 40। सो ये आपकी फाइल है जिसमें आपको कहा गया कि 7 नंबर, वो 7 नंबर इसके आगे दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 और इनका आपने सम करना है, एवरेज करना है। तो इसका नाम देखें फाइल का input2.txt है। तो लेट अस नाउ मॉडिफाई आवर कोड सो दैट कि हम इस तरह की फाइल को ओपन करके रीड कर सकें। अब कहाँ मॉडिफिकेशन होंगी, अब जाहिर हमें इस कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं लिखूंगा input2.txt, उसी तरह से फाइल ओपन का चेक किया जाएगा, नहीं ओपन हुई तो मैसेज डिस्प्ले किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे अब एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो कि है काउंट, जिसके अंदर मैं डिटरमिन करूंगा कि फाइल के अंदर कितने इंटीजर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फाइल ओपन हुई आपने पहला काम ये करना है कि पहला नंबर काउंट के अंदर पढ़ लेना। दिस विल टेल यू, काउंट वेरिएबल की वैल्यू आपको बताएगी कि फाइल के अंदर बाकी के कितने नंबर मौजूद हैं जिनकी सम करना है और जिनकी एवरेज आपने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे लूप के अंदर अब एन की जगह काउंट आप लिखेंगे तो बाकी लूप उस तरह चलेगा, नंबर पढ़ेंगे तो सामने ऐड करेंगे एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड काउंट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर दोबारा इनपुट फाइल को देखें तो पहले हम यहाँ पे पहला नंबर फाइल से पढ़ लें विच इज 7, तो काउंट के अंदर 7 चला जाएगा। उसके बाद ये वाला लूप 7 दफ़ा चलेगा और हर आइटरेशन में एक नंबर रीड करता जाएगा और साथ साथ उनका सम कैलकुलेट करता जाएगा और इवेंचुअली इसकी एवरेज कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी एन की जगह अब काउंट आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो उसने इनपुट फाइल input2.txt फाइल से डेटा रीड किया और उसके मुताबिक उसका सम 227 बन रहा है और एवरेज बन रही है, वो उसने कैलकुलेट की और डिस्प्ले करती। सो दिस इज द सेकंड वे इन विच यू कैन यूज फाइल्स। और ये अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बताया जाएगा कि ये जो पहली फाइल थी कि आपको फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फाइल के अंदर, वो फाइल के अंदर नहीं मौजूद, लेकिन आपको वैसे बता दिया जाएगा हाँ जी 6 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, कितने नंबर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि फाइल के अंदर ही पहला इंटीजर आपको बता रहा होगा कि फाइल में कितने नंबर हैं, उसके मुताबिक लूप लगा के आप यहाँ पे उतने नंबर पढ़ सकते हैं। 7 नंबर हैं तो यहाँ पे 7 लिखा होगा, 50 नंबर हैं तो यहाँ पे 50 लिखा होगा। तो ये दूसरा मेथड है जिसके अंदर पहले मेथड में क्या था कि नंबर ऑफ इनपुट्स वर फिक्स्ड और दूसरे मेथड में नंबर ऑफ इनपुट्स आर नॉट फिक्स्ड बट दे आर फाउंड इन द इनपुट फाइल। अब तीसरी वेरिएशन इसमें क्या हो सकती है? तीसरी वेरिएशन ये हो सकती है कि अब नंबर ऑफ इनपुट्स फाइल के अंदर तो नहीं लिखी हुई शुरू में, बस नंबर आने शुरू हो गए, एक नंबर आया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा और आखिरी नंबर एक स्पेशल वैल्यू है, एक तरह की सेंट्रल वैल्यू है। जिस तरह हमने सेंट्रल कंट्रोल लूप भी पढ़े थे, तो लास्ट वैल्यू जैसे इनपुट खत्म होगी तो एक स्पेशल वैल्यू, यहाँ पे मैंने -99 यूज़ की है, वो वैल्यू भी यूज़ की जा सकती है। तो वो बताई गई होगी कि -99 इज नॉट पार्ट ऑफ द इनपुट, इनपुट में सिर्फ ये नंबर है और -99 इज यूज्ड एज अ टर्मिनेटिंग वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू टू इंडिकेट द एंड ऑफ इनपुट। तो फाइल का एंड इंडिकेट करने के लिए ये स्पेशल वैल्यू यूज़ की जाएगी। तो आपने इससे पहले जितने भी नंबर आए हैं वो तमाम एक एक करके पढ़ने हैं और उनका वही सम करना है और उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस ट्राई टू रीड दिस फाइल नाउ। input3 इसका नाम है। सो input3.txt फाइल को हमने ओपन किया, उसी तरह से मैसेज डिस्प्ले किया। उसके बाद काउंट नहीं है फाइल के अंदर, तो काउंट हम रीड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पहले दोनों एग्जांपल्स में हमने एक काउंटर कंट्रोल लूप लगाया फाइल के कंटेंट्स को रीड करने के लिए। अब यहाँ पे चूंकि फाइल इज टर्मिनेटेड बाय सेंट्रल वैल्यू, तो लूप का स्ट्रक्चर तो भी तब्दील हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे उस सेंट्रल टर्मिनेटेड फाइल को रीड करने के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल लूप लगाना पड़ेगा। सेंट्रल कंट्रोल लूप का स्ट्रक्चर क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल कंट्रोल लूप के अंदर पहली इनपुट लूप से बाहर ली जाती है। तो सबसे पहले इनपुट आप fin के थ्रू नाम के अंदर लूप से पहले लेंगे। उसके बाद लूप की कंडीशन में चेक करेंगे
कि कहीं नम के अंदर वो स्पेशल सेंटिनल वैल्यू तो नहीं आ गई, और जैसे कि अभी हमने देखा फाइल के अंदर -99 है वो स्पेशल सेंटिनल वैल्यू। अगर सेंटिनल वैल्यू नहीं आई तो तभी नम को सम में ऐड करो और अगली इनपुट लेके फिर से ऊपर चले जाओ। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रल कंट्रोल लूप, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने सेंट्रल कंट्रोल लूप्स देखे थे। तो सूडोकोड में भी जिक्र किया था इनका, और लास्ट लेक्चर में या उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने C++ लैंग्वेज के सिंटेक्स में भी ये डिस्कस किया था। सो एक नंबर पहले इनपुट लूप से बाहर ले, लूप की कंडीशन में उसे चेक करेंगे, सेंट्रल वैल्यू तो नहीं आ गई, उसको फिर प्रोसेस करेंगे। हमारे केस में प्रोसेसिंग क्या है, हमने सिंपली सम के अंदर ऐड कर लेना है, सम को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ। उसके बाद अगली इनपुट ले लेनी है, अगली इनपुट लेके फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा कहीं सेंट्रल वैल्यू तो नहीं आ गई, नहीं आई तो अंदर आके उसको सम में ऐड कराएगा और अगली इनपुट पढ़ना शुरू कर देगा। दिस प्रोसेस विल गो ऑन अंटिल -99 इज रेड। जैसे वो -99 पड़ेगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और लूप, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट करके वो बाहर निकल आएगा। बाहर निकल के हम इस फाइल को बंद करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे और सम और एवरेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं कि आप साथ में यूजर को ये भी बताना चाहते हैं कि कितने नंबर रीड किए गए। तो अकाउंट का वेरिएबल पहले से बना हुआ है, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करवा लेते हैं और साथ ही साथ जैसे ही कोई नंबर रीड होता है मैं यहाँ पे उसको सम में ऐड करने के साथ साथ काउंट को भी इंक्रीमेंट करता रहता हूँ। तो काउंट का वेरिएबल शुरू में 0 है, एक वैलिड इनपुट रीड हुई तो काउंट 1 हो जाएगा, दूसरी वैलिड इनपुट रीड होगी तो काउंट 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो एट द एंड ऑफ द लूप काउंट वेरिएबल विल टेल मी कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द इनपुट फाइल, और वो मैं यहाँ पे अगेन एवरेज कैलकुलेशन के अंदर भी ऑब्वियसली यूज कर रहा हूँ। वैसे डिस्प्ले करना है तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि आप यहाँ पे काउंट ऑफ नंबर्स भी डिस्प्ले कर दें कि सेंट्रल वैल्यू से पहले कितनी वैल्यूज आपने रीड की, और वही काउंट ऑब्वियसली यहाँ पे एवरेज कैलकुलेशन में भी यूज हो रहा होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनपुट 3 जो फाइल थी उसमें जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था 5 नंबर थे, तो काउंट ऑफ नंबर 5 आए, सम ऑफ द नंबर्स 142 और उसकी एवरेज अगेन 142 को 5 से डिवाइड करके 2814 जो एवरेज आ रही है वो डिस्प्ले। तो दिस इज द थर्ड वे इन विच यू कैन यूज फाइल्स टू रीड इनपुट। सो वंस अगेन आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि आप पहला तरीका यूज कर सकते हैं। पहला तरीका वैसे तब यूज करेंगे जब आपको नंबर ऑफ इनपुट्स नोन है, दूसरा तरीका तब यूज करेंगे जब नंबर ऑफ इनपुट्स फाइल के अंदर गिवन है, और तीसरा मेथड ये जो भी हमने देखा ये तब यूज करेंगे जब कोई सेंट्रल वैल्यू फाइल के अंदर इनपुट को टर्मिनेट करने के लिए यूज की जा रही है। दिस कुड बी एनीथिंग, उसके मुताबिक आप कोड में वो कंडीशन चेंज कर सकते हैं। तो यू विल स्टार्ट रीडिंग द नंबर्स वन बाय वन अंटिल यू एनकाउंटर दिस सेंट्रल वैल्यू, और इस केस में लूप का स्ट्रक्चर भी तब्दील हो जाएगा कि आपने अब काउंटर कंट्रोल लूप की जगह सेंट्रल कंट्रोल लूप यूज कर लेंगे। तो ये थी थर्ड वेरिएशन। अब एक और वेरिएशन ये भी हो सकती है कि आपको फाइल दी जाती है, उस 5 नंबर है, वो भी 5 नंबर है जो पिछली फाइल के अंदर भी थे, तो और लेकिन अब सेंट्रल वैल्यू में कोई नहीं, लेकिन नो स्पेशल वैल्यू इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ द फाइल। जस्ट नंबर्स आते जा रहे हैं वन आफ्टर द अदर, उसके बाद फाइल बस खत्म हो गई है, बस 5 नंबर हैं, आपने इस तरह की फाइल को रीड करना। तो इस तरह की फाइल को रीड करने के लिए अब हम वो सेंट्रल कंट्रोल लूप जिसके अंदर हम ये वाली कंडीशन लगा रहे थे ये नहीं यूज कर सकते, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल वैल्यू हियर, जस्ट वैल्यूज वन आफ्टर द अदर आ रही है फाइल के अंदर, उसके बाद फाइल एकदम खत्म हो जाती है। ये चौथी वेरिएशन है जिस तरह की फाइल के अंदर आपको इनपुट लेते वक्त हैंडल करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की वेरिएशन की फाइल को, ये input4.txt है इस फाइल का नाम, इसको हम कैसे रीड करेंगे। यहाँ पे भी अगेन हमें पहला इनपुट लूप से पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद ये कंडीशन अब हम नहीं लगा सकते, यहाँ पे कोई और कंडीशन लगाएंगे। तो बाकी सारा कोड सेगमेंट वैसे ही है जैसा अभी हमने पिछली एग्जाम्पल के लिए लिखा। पहला नंबर रीड कर दें, लूप की कंडीशन में कोई और कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, अभी शॉर्टली बात करते हैं, और काउंट प्लस प्लस करके काउंट इंक्रीमेंट करके सामने ऐड करते हैं, अगला नंबर रीड कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसा अभी पिछली एग्जाम्पल के लिए हमने बनाया। अब यहाँ पे जब भी आप फाइल के अंदर से कोई डेटा रीड करने की कोशिश करते हैं तो अगर डेटा सक्सेसफुली रीड होता है तो एफइन का स्टेटस होता है ट्रू। तो एफइन का स्टेटस इज ट्रू इफ डेटा इज रेड फ्रॉम द फाइल सक्सेसफुली। अगर सक्सेसफुली एक इंटीजर रीड हो गया है नम के अंदर तो एफइन का स्टेटस ट्रू होगा। अगर सक्सेसफुली रीड नहीं हुआ तो एफइन का स्टेटस फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हम एफइन के स्टेटस को चेक करेंगे, और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे हम फाइल ओपन करते हैं तो हम चेक करते हैं कि कहीं एफइन का स्टेटस फॉल्स तो नहीं है। अगर फॉल्स है इसका मतलब फाइल ओपन नहीं हुई, तो हम सिर्फ फाइल मैसेज डिस्प्ले करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं। अदरवाइज अगर एफइन का स्टेटस ट्रू है तो हम उसमें से डेटा फिर रीड करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। अब एफइन का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफइन। तो इफ द स्टेटस ऑफ एफइन इज ट्रू दैट इज डेटा वाज सक्सेसफुली रीड, तो दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू। आप लूप के अंदर आएंगे, जो डेटा रीड हुआ है उसके लिए काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, उसको सम में ऐड करेंगे और अगला डेटा रीड करने की कोशिश करेंगे। नाउ दिस विल गो ऑन फॉर द फर्स्ट 5 टाइम्स जब लूप चलेगा। पहला नंबर रीड होगा, एफइन का स्टेटस ट्रू होगा, दूसरा रीड होगा, एफइन का स्टेटस ट्रू होगा, तीसरा रीड हुआ, फिर भी स्टेटस ट्रू है, चौथे के बाद भी स्टेटस ट्रू है, पांचवा भी रीड हुआ। अब पांचवें इटरेशन के बाद आप जो छठा नंबर पढ़ने की कोशिश करेंगे, अब तक अज्यूम करेंगे 5 दफा आप काउंट को इंक्रीमेंट कर चुके हैं, 5 नंबर सामने ऐड हो चुके हैं। अब आप छठा नंबर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब छठा नंबर तो फाइल में नहीं है, अगर 32 से आगे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एफइन का स्टेटस हो जाएगा फॉल्स। तो आफ्टर 6 टाइम
इन दिस एग्जांपल एफिन का स्टेटस फॉल्स हो जाएगा। लूप की कंडीशन में जब आप ऊपर जाएंगे तो सिंस एफिन का स्टेटस फॉल्स होगा, लूप टर्मिनेट करके बाहर निकल आएगा। तो पहले वही काम जो सेंट्रल वैल्यू की मदद से कर रहे थे, अब वही काम हम एफिन की ट्रूथ वैल्यू चेक करके कर रहे हैं। तो जहां पे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं while the file has values, उनको रीड करते रहो, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको रीड करते रहो। जैसे ही फाइल खत्म होगी, आप 5 के बाद छठी वैल्यू पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एफिन का स्टेटस फॉल्स हो जाएगा और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब इसी को एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट में देखें सिर्फ 6 नंबर पड़े हैं बिकॉज हमने यहाँ पे फाइल का नाम चेंज नहीं किया। इनपुट 3.txt जो फाइल थी उसमें देयर वर 6 नंबर्स। तो अब -99 भी उसमें इनपुट का पार्ट के तौर पे पढ़ लिया, क्योंकि हमने सेंट्रल वैल्यू का चेक कोई नहीं लगाया, सिर्फ एंड ऑफ फाइल का चेक लगाया कि जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाती तब तक नंबर पढ़ते रहो। तो उसने ये छठा नंबर भी पढ़ लिया है इनपुट के तौर पे। तो इन 6 नंबर का वो सम और एवरेज वगैरह कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। हम बेसिकली ये कोड सेगमेंट चलाना चाह रहे थे इनपुट 4.txt के ऊपर। तो लेट अस एग्जीक्यूट दिस। अब जो 5 नंबर थे, आपको याद होगा उनका सम 142 था पिछली फाइल के अंदर, वही 5 नंबर थे इसी फाइल के अंदर इनपुट 4.txt के अंदर भी। तो काउंट नंबर 5, सम ऑफ द नंबर 142 और उनकी एवरेज डिस्प्ले की 28.4। एक बार यहाँ पे फाइल भी ओपन करके देख लेते हैं दोबारा से। ये फाइल थी जिसके अंदर 5 नंबर हैं जिनका सम 142 बनता है, जिनकी एवरेज 28.4 बनती है। अब मैं यहाँ पे फाइल के अंदर लेट्स सपोज कुछ नंबर ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दिया और 14 ऐड कर दिया, 2 नंबर ऐड करती हैं इसी फाइल के अंदर। तो देयर आर नाउ हाउ मेनी नंबर्स? 7 नंबर्स इन द इनपुट फाइल। प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं तो अब हम 7 नंबर्स की काउंट 7 दिखा रहा है, ऑब्वियसली उनका सम 160 बन रहा है और उनकी एवरेज जो कि 22.85 बन रही है वो स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो दिस इज द फोर्थ सिनेरियो जिस तरह आप इनपुट फाइलिंग यूज़ करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कि आपने लूप लगाया है रीड टू रीड डेटा रीड टिल एंड ऑफ फाइल। फाइल जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक डेटा रीड करते रहो और एंड ऑफ फाइल को इन शॉर्ट ईयूएफ भी कहा जाता है। सो इन समरी अगर फाइल हैंडलिंग का चारों एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए, अगर आप डेटा अगर रीड कर रहे हैं फाइल से तो पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया जाए कि फाइल के अंदर कितने नंबर हैं, 5 7 जितने भी नंबर हैं उसके मुताबिक आप एक फिक्स्ड काउंटर कंट्रोल लूप लगा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स ना हो लेकिन फाइल के अंदर ही शुरू में पड़े हुए मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जो हमने इनपुट फाइल 2 देखी थी कि ये 7 आपको बता रहा है कि फाइल के अंदर कितने नंबर हैं। तो दिस इज सिनेरियो 2, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइल के अंदर मौजूद हैं उसको पढ़ेंगे, उसके मुताबिक एक काउंटर कंट्रोल लूप लगा लेंगे। तो सिनेरियो 1 में भी काउंटर कंट्रोल लूप लगेगा, सिनेरियो 2 में भी एक काउंटर कंट्रोल लूप लगेगा। सिनेरियो 3 में आपके पास काउंट नहीं है लेकिन सेंट्रल वैल्यू टर्मिनेट कर रही है इनपुट फाइल को। सो सेंट्रल वैल्यू का इंतजार करते हुए आप लूप लगाएंगे और वो लूप अब जाहिर है काउंटर कंट्रोल नहीं होगा, दैट विल बी अ सेंट्रल कंट्रोल लूप टू रीड डेटा अप टिल द सेंट्रल वैल्यू। तब तक आप डेटा रीड करेंगे और फिर उसके मुताबिक उसकी सम करेंगे, एवरेज करेंगे, जो भी करना है, लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेंगे। और फाइनली हमने चौथे सिनेरियो का जिक्र किया। चौथे सिनेरियो में सेंट्रल वैल्यू भी नहीं है, बस फाइल के अंदर नंबर्स पड़े हैं वन आफ्टर द अदर और उनको आप रीड करना चाह रहे हैं। तो उनको रीड कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक सेंट्रल कंट्रोल लूप लगेगा जो कि हमने यहाँ पे देखा, जिसके अंदर हम फाइनली यहाँ पे एफिन का स्टेटस चेक कर रहे होंगे आफ्टर रीडिंग एवरी डेटा कि वेदर डेटा वाज सक्सेसफुली रेड और नॉट। एंड फाइनली अगर वो फाइल के एंड से आगे डेटा पढ़ने की कोशिश करता है तो एफिन का स्टेटस फॉल्स हो जाएगा और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ये आपके 4 सिनेरियोज हैं। किसी भी फाइल हैंडलिंग प्रॉब्लम में जब आप फाइल से इनपुट रीड कर रहे होंगे तो इन्हीं चारों में से कोई एक सिनेरियो आपको इनकाउंटर होगा, उसको आप इस्तेमाल करेंगे और हमने यहाँ पे चारों की एक एग्जाम्पल डिस्कस कर ली है। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी वेरिएशन भी डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि वही इनपुट 4.txt फाइल है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि पहले 2-3 नंबर एक लाइन पे पड़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे एक लेट्स सपोज 64 32 के दौरान एक टैब है, एक स्पेस है, फिर न्यू लाइन के बाद 14 पड़ा। तो नंबर्स वही हैं, साथ ही हैं, लेकिन अब मैंने उनको इस तरह से सेपरेट कर दिया। कुछ जगहों पे स्पेस इस्तेमाल कर ली, कुछ जगहों पे मैंने टैब यूज़ किया, कुछ जगहों पे स्पेस और टैब के अलावा मैंने न्यू लाइन भी इस्तेमाल की। तो इस तरह की फाइल को कैसे रीड करेंगे, पहले इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। उसने इस फाइल को भी रीड कर ली, मैंने फाइल तब्दील की थी, इनपुट 4.txt बनाई थी, उसको भी उसने इसी तरह से रीड कर लिया। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अगर आपको याद हो हमने बात की थी जब हम यूजर से इनपुट लेने की भी बात कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज की। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए कोई भी वाइट स्पेस, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो न्यू लाइन हो, इट मीन्स द सेम। तो वो स्पेस पे भी रुकेगा, टैब पे भी रुकेगा और न्यू लाइन को देख के भी रुकेगा। पहले जब ये 7 नंबर न्यू लाइन से सेपरेटेड पड़े हुए थे, ये कोड सेगमेंट उसे भी पढ़ रहा था करेक्टली, और अब ये 7 नंबर में से कुछ स्पेस से सेपरेटेड हैं, कुछ टैब से सेपरेटेड हैं, कुछ न्यू लाइन से सेपरेटेड हैं, तो उनको भी वो सक्सेसफुली रीड कर पा रहा है। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, इतना रोबस्ट है कि वो हर तरह की वाइट स्पेस से सेपरेटेड इनपुट को करेक्टली रीड कर लेता है। सिमिलरली हमने लास्ट लेक्चर में भी फाइलिंग के अंदर जिक्र किया था कि आपको अगर स्ट्रिंग्स रीड करनी है तो एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से डेटा रीड करते हुए
गेट लाइन से डेटा रीड करने लगेंगे, एक्सट्रैक्शन पहले से कुछ रीड किया और उसके बाद आप गेट लाइन से डेटा रीड करने लगे हैं, तो आपको दरमियान में इग्नोर करना पड़ेगा एक दोनों के दरमियान। वहाँ पे हम सीन डॉट इग्नोर करते थे, यहाँ पे हम फाइल का हैंडल अगर एफिन के नाम से बना हुआ है तो एफिन डॉट इग्नोर यूज करेंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट के एक्सेप्शन ऑपरेटर ने जो आखिरी वाइट स्पेस बफर में छोड़ दी थी उसको इग्नोर करने के लिए ये जरूरी है। अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो गेट लाइन उस वाइट स्पेस को टर्मिनेटिंग कैरेक्टर के तौर पे, न्यू लाइन को टर्मिनेटिंग कैरेक्टर के तौर पे इंटरप्रेट करते हुए वहीं पे रुक जाएगा और यूजर की गिवन स्ट्रिंग को या फाइल में गिवन स्ट्रिंग को रीड नहीं कर पाएगा। तो जिस तरह से इग्नोर का इस्तेमाल आप सीन के साथ करते थे, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि एक्सेप्शन ऑपरेटर के बाद गेट लाइन यूज कर रहे हैं, फाइलिंग के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से यूज करेंगे। अच्छा, एक वेरिएशन फाइलिंग की मजीद आप उससे ट्राई कीजिएगा। लेट्स सपोज कि ये है आपके पास कुछ नंबर से, उसके बाद -99 आ रहा है, उसके बाद लेट्स सपोज के कुछ और नंबर्स हैं और फिर टर्मिनेटिंग वैल्यू। एंड सो ऑन। तो एवरी सेट ऑफ वैल्यूज, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज के बाद, कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज के बाद एक टर्मिनेटिंग या सेंट्रल वैल्यू आ रही। तो आपने अब इस तरह की फाइल को रीड करने के लिए प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आप पहले सेट में जितनी वैल्यूज हैं उनका काउंट, उनका सम, उनका एवरेज कैलकुलेट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। उसके बाद दूसरे सेट में जितनी वैल्यूज हैं, यानी कि इस -99 से इस -99 के दरमियान जितनी वैल्यूज हैं उनको रीड करें, उनका अगेन सम, काउंट, एवरेज डिस्प्ले करें। सिमिलरली जितने भी सेट इस तरह के मौजूद हैं आपके पास फाइल के अंदर, उन सब के लिए ये काम आपने करना है। तो इसके लिए जरा कोड सेगमेंट लिखने की कोशिश कीजिएगा और इसको आसान बनाने के लिए पहले वनडे में आप ये कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जी फाइल के अंदर ही शुरू में नंबर ऑफ सेट्स अवेलेबल है। सपोज कि आपको 3 यहाँ पे बता दिया जाता है कि देयर आर 3 सब सेट्स। ये पहला सेट है पहले -99 तक, ये दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज है। तो पहले इसको जरा इस तरह की फाइल को बना के इसको रीड करने की कोशिश कीजिएगा कि वो तीनों सेट्स की अलग-अलग काउंट, एवरेज और सम को डिस्प्ले करे। उसके बाद इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन कीजिएगा कि ये अब 3 भी नहीं है और इस तरह की एक फाइल है, तो आप अब कैसे रीड करेंगे कि अब नंबर सेट्स भी नहीं आपको मालूम, तो वो भी आपने खुद ही फाइल रीड करते हुए डिटरमिन करने और उसके मुताबिक फिर हर सेट की अलग-अलग एवरेज, सम और काउंट आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना। तो ये वेरिएशन फाइलिंग की प्रैक्टिस के लिए इसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको जरा खुद से इंप्लीमेंट कीजिए। सो ये फाइलिंग की डिस्कशन थी। उम्मीद है ये चारों सिनेरियोज आपको समझ आ गए होंगे। फाइलिंग की मजीद प्रैक्टिस के लिए अभी जो मैंने टास्क दिया वो कर लीजिएगा। इसके अलावा इस हफ्ते की जो लैब होगी उसमें मैं कुछ टास्क दे दूंगा, उसके थ्रू भी फाइलिंग की अच्छी प्रैक्टिस का मौका आपको मिल जाएगा। सो वी हैव नाउ कंप्लीटेड ये तमाम डिस्कशन जो किताब में सेक्शन 5.11 में है फाइलिंग से मुतालिक, इस तमाम को भी अब आपको पढ़ के समझ आ जानी चाहिए। हम जितनी भी वेरिएशन थी वो यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप इस कोड सेगमेंट पे गौर करें, आपने हमने अभी एक फाइल पढ़ी थी इस तरह की जिसके अंदर कोई सेंट्रल वैल्यू नहीं है, तो उसने इस तरह की फाइल को रीड करने के लिए ये सिंटेक्स यूज़ किया। अगर आप यहाँ पे गौर करें, किसने यहाँ पे लिखा है, पहले नहीं वो पढ़ा, लूप की कंडीशन में ही इनपुट ले रहा है। हम अगर अपने कोड सेगमेंट की दोबारा से बात करें तो वो बेसिकली इसको, इस स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे चूंकि लूप की कंडीशन है तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा और यहाँ से भी इसे गायब कर दिया। तो ऊपर भी मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, लूप के हेडर में ही, लूप की कंडीशन वाले पार्ट के अंदर ही इनपुट रीड कर रहा है और फिर एफइन के स्टेटस को चेक कर रहा है। यानी इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, जो भी इस नम को रीड करने के बाद एफइन की ट्रूथ वैल्यू होगी। तो ये कोड सेगमेंट बिल्कुल वही काम कर रहा है जो हमने पहले लिखा हुआ था, जो वो वाला कोड सेगमेंट कर रहा है। किताब वाले ने ये सिंटेक्स यूज किया, बट दिस इज स्लाइटली मोर क्रिप्टिक। ये रीडेबिलिटी के लिहाज से उतना अच्छा नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस लॉजिक को इसी तरह से लिखें कि यहाँ पे पहले इनपुट लूप से पहले रीड करें, फिर लूप की कंडीशन में उसको टेस्ट करें, फिर उसको प्रोसेस करें और उसके बाद लूप के इटरेशन के एंड पे अगली इनपुट उसके अंदर रीड कर लें और फिर से ऊपर चले जाएं, फिर से कोई प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो दिस इन दिस वे अगर आप लिखेंगे तो दिस इज मोर रीडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे चूंकि वो एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल काम कर रहा है, रीड भी कर रहा है, फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू को भी चेक कर रहा है, तो देयरफॉर उसकी रीडेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू दिस वन जिसके अंदर हम अलग-अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता है हाँ जी सिर्फ इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे उसकी ट्रूथ वैल्यू चेक हो रही है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो अंदर आ रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, फिर इनपुट ले रहे हैं। सो बाहर किताब ने सिंटेक्स यूज़ किए, तो इसको भी देख लीजिएगा और ये भी रियलाइज़ कर लीजिएगा कि इसको इस्तेमाल नहीं करना, आप आमतौर पर इस तरह से इनपुट लेना प्रेफर करेंगे। तो किताब में ये एग्जाम्पल है, ये भी आपको समझ आ जानी चाहिए, इनको भी देख लीजिएगा। अच्छा, अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप यहाँ पे इस प्रोसेस को भी, लास्ट में हमने बात की थी कि यहाँ पे पूरा पाथ दे सकते हैं। सी के अंदर किसी डायरेक्टरी के अंदर, डेटा नाम डायरेक्टरी के अंदर आपकी input4.txt फाइल है, तो उसका पूरा पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, हर बैकस्लैश को डबल बैकस्लैश लिखेंगे। और एक और काम जो आप कर सकते हैं कि आप यूज़र से भी पूछ सकते हैं कि फ़ाइल का नाम क्या है। यूज़र आपको फाइल का नाम दे और उस फाइल को आप ओपन करें।
सो लेट्स सपोज के यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बना ली फाइल नेम की, और यूजर से यहाँ पे फाइल के नेम के अंदर स्पेसेस नहीं है तो आप सिंपली एक्सट्रैक्शन फिल्टर के थ्रू रीड कर सकते हैं। अगर स्पेसेस आ सकती हैं तो आप उसके लिए गेट लाइन का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर स्पेसेस हैं फाइल के अंदर तो आप गेट लाइन यूज़ करेंगे सी इन फाइल नेम। तो फाइल नेम जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर यूजर गिवन फाइल नेम आ जाएगा और उसको आप फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो fn.open और यहाँ पे फाइल नेम भेज सकते हैं। तो यूजर स्पेसिफाइड जो फाइल नेम होगा उसको यहाँ पे वो रीड करने की कोशिश करें। सो इसको अगर चला के देखें कि हमें अब यूज़र से फाइल नेम लेना है तो प्रोग्राम को पहले चलते साथ ही यूज़र से फाइल नेम पूछेगा। मैं फाइल नेम देता हूँ input4.txt। पहले यूज़र को उसकी एक्सटेंशन भी कंप्लीटली स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एंटर। तो उसने input4.txt को ओपन किया, उसी तरह 7 नंबर थे उसके अंदर, उनका सम ये है, उनकी एवरेज ये है, वो डिस्प्ले करती है। सिमिलरली अगर मैं चलाता हूँ input1.txt के ऊपर तो उसके अंदर 6 नंबर है। अगर input1.txt ओपन करके भी देख लें यहाँ पे तो उसके अंदर ये 6 नंबर थे, तो उसने उन्हें रीड किया और उनका सम किया, उनकी एवरेज कैलकुलेट की और स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। तो दिस वे आपका प्रोग्राम ज़्यादा जेनेरिक हो सकता है कि आपने अब फाइल नेम भी फिक्स नहीं किया बल्कि यूज़र से पूछ लिया। उसके लिए सिंपली स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूज़ करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे और वो FN के ओपन में यहाँ पे भेज देंगे। जाहिर है यहाँ पे जब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भेजेंगे तो उसको डबल कोट्स में नहीं लिखना। अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं इटसेल्फ तो वो डबल कोट्स में लिखेंगे, जैसे कि हम आज भी लिखते रहे, पिछले लेक्चर में भी लिखते रहे। और अगर यूज़र से ले रहे हैं तो सिंपली स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम लिखें। सो वही चीज़ उसने किताब में भी यहाँ पे बताई है कि यूज़र से आप कैसे फाइल नेम ले सकते हैं। वेरी सिंपल, उसकी भी एक बार बस एग्जाम्पल देख लेंगे, चला के देख लेंगे तो इट शुड बी क्लियर। पुराने कुछ कंपाइलर्स के ऊपर यहाँ पे कोई इशू आ सकता है, लेकिन आप चूँकि मॉडर्न वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ कर रहे होंगे विजुअल स्टूडियो का, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पुराना कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये वाला सिंटेक्स नहीं चलेगा। उसके लिए एक और चेंज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। दिस इज फॉर ओल्ड कंपाइलर्स। क्या चेंज करनी पड़ेगी? आपने स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल यूज़ किया है उसके साथ फाइल नेम जिसमें स्ट्रिंग पड़ी हुई है C_str करके आप इसको चला सकते हैं। अब ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बेसिकली पुराने कंपाइलर्स जो यहाँ पे स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करते, तो स्ट्रिंग के बजाय उसको सी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। तो दिस फंक्शन कॉल C_str एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे कॉल किया जा रहा है इस स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर। तो फाइल नेम में स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसको सी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये सिंटेक्स फिलहाल आपको इस तरह याद ही करना पड़ेगा। लेटर ऑन जब हम कोर्स में सी स्ट्रिंग्स की बात करेंगे देन थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर कि सी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। तो फिलहाल अगर आप कोई पुराना कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस वर्क अराउंड टू टेक फाइल नेम्स फ्रॉम द यूज़र। वरना इन जनरल विजुअल स्टूडियो के ऊपर अगर आप 2015 में यूज़ कर रहे हैं, 2017 यूज़ कर रहे हैं, 2019 यूज़ कर रहे हैं तो दिस थिंग विल वर्क। पुराने कुछ कंपाइलर्स के ऊपर आपको ये काम करना पड़ेगा। वो चीज़ उसने यहाँ पे भी बताई है। सो ब्रेक को कंटिन्यू हमने लास्ट टाइम उसका जिक्र कर लिया था। तो चैप्टर 5 इज नाउ कंप्लीट।